हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 6 का प्रथम अध्याय है जिसका नाम है प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसकी शुरुआत होती है राशिदा के सवाल के साथ। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिरकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने मानचित्र दिया गया है, इसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यही एक सवाल है कि लाखों वर्ष पहले से लोग कहाँ रह रहे थे, तो इसका जवाब होगा नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्राहक वो होते हैं जो किसी चीज़ को इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं ताकि उसका उपयोग बाद में आगे समय में किया जा सके। ठीक है, वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। वो शिकारी भी थे एक तरीके से। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। सर्वप्रथम गांवों का विकास हुआ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। आइए आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए, एक सवाल तो यहाँ से निकल के आता है एनसीईआरटी से कि लगभग इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर कब फले फूले? 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, और दूसरा जो सवाल है वो यही है कि गंगा और सहायक नदियों के और समुद्री तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास कब हुआ? तो वो हुआ 2500 वर्ष पूर्व। ये दो अलग अलग सवाल हैं जो आपको सीटेट, यूटेट या यूपीटेट जैसी पेपरों में देखने के लिए मिल सकती है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ।
अच्छा, इसी सेंटेंस से हमें ये भी पता चल जाता है कि गंगा की सहायक नदी सोन नदी भी थी। ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में बिहार है उसे प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो साइड में लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल जरूर आता है। एशिया, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, इस सब एरिया को बोलते हैं दक्षिण एशिया। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। यहाँ से देखो काफ़ी सवाल निकल के आ रहे हैं इस छोटी सी लाइन से। पहला तो यही कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, ये सब देशों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं।
अब आगे ये एक पांडुलिपि है, इसका चित्र दिखाया गया है इसमें, जिस पर कुछ लिखा है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकती हो। तो ये जो है ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है। क्या करते थे पहले कि पेड़ की छाल निकालते थे, फिर उसे दबाकर सीधा कर देते थे और उस पर लिखते थे स्याही से। ऐसे ही कुरेद कुरेद कर लिखा करते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यहाँ से भी हमारा एक सवाल बनता है कि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कि कौन से लोग क्या करते थे। तो जिसका जवाब होगा आम लोग इस भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। और एक दूसरा सवाल जो हमारे यहाँ से बनता है वो बनता है कि जो पांडुलिपियाँ थी वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल में। ठीक है, ये तीनों ही भाषाओं में पांडुलिपियाँ लिखी गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा अशोक के स्तंभ मिलते हैं तो वो अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य सभी स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो ये जो बीच में आप फोटो देख पा रहे हैं ये एक अभिलेख का ही फोटो है। ठीक है, और अभिलेख कौन कौन लिखवा सकता था? रानियाँ। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों ही लिखवा सकते थे। रानियाँ भी लिखवा सकती थी और जो बड़े पदाधिकारी होते थे वो भी अभिलेख लिखवा सकते थे। ये भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अब हम ये पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से साइड्स में जो छोटा छोटा दिया होता है आपके एनसीईआरटी में, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं, तो ये ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ से एक सवाल बनता है, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख किस शासक ने बनवाया था? तो इसका जवाब होगा अशोक ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल बनता है। सवाल दूसरा बनता है कि इस अभिलेख में जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो इसमें यूनानी और अरामेइक 2 भाषा हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें होती हैं। सीटेट और यूटेट जैसे पेपर इसमें ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ तो आप
बहुत आगे तक बहुत जल्दी पहली ही बार में पास हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने की क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या लाभ थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। तो इसका कारण यही था कि वो जो पत्थर होते थे वो जल्दी नष्ट नहीं हो सकते। पांडुलिपियों का क्या था कि उन्हें कीड़े भी खा सकते थे और उन्हें जलाया भी जा सकता था, लेकिन जो अभिलेख थे उनके साथ ये सब चीज़ें संभव नहीं थी, इसीलिए वो लिखवाए गए थे। ठीक है, कुछ इस तरह के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो प्रारंभिक नगरों में इस तरह के पात्रों का प्रयोग हुआ करता था। दाएं पुराना चांदी का सिक्का है। तो ये जो है ये चांदी का सिक्का है। ठीक है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ करता था। तो ये भी एक सवाल है अपने आप में कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग कब हुआ करता था? तो 2500 वर्ष पूर्व। और जो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब हुआ करता था? उसका जवाब है 4700 वर्ष पूर्व। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो ये तो आप देख ही सकते हैं, चांदी का सिक्का है, चौकोर है, आयताकार है मेरा मतलब, और इस पर भिन्न भिन्न चित्र बने हुए हैं। तो ये अब से तो बहुत अलग है, अब गोलाकार होता है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, वो जानवरों और चिड़ियों इन सब की हड्डियों से पता लगाते हैं कि वो क्या खाते थे। और अन्न के दाने अगर ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे तो उन्हें कीड़े खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो जल जाते हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं उनसे पुरातत्वविद पता लगा लेते हैं कि ये किस चीज़ का दाना है। तो इससे उनकी सहायता होती है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के पास होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? अतीत एक है या अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लिए अलग अलग अतीत हो सकता है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं।
इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं और इसका कारण क्या है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है तथा जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। और यहीं पर यह आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। ये इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप अपनी एनसीईआरटी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको ये महत्वपूर्ण तिथियां ये मैं ज़रूर बता दूं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पहले, ये हमें पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। मेरी ये क्लासेस आपके सी-टेट, यू-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप मेरी आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जितनी अच्छी आपके एनसीईआरटी की तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन उठ कर आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें दी हुई हैं, किया हुआ है ये, इसलिए मुझे पता है। आप लोग मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.